विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं की विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षा 9वीं का छठा पाठ देखेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। थोड़ा लेखक परिचय हम देखेंगे। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी की इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से जॉन बेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रखूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियां है मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली कथांश से जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण में बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित की है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो मित्र, हरिवंश राय बच्चन हमारे जाने माने कवि थे। कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए, राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। और आपको जानकारी के लिए कह दूं कि हमारे जो महानायक है श्री अमिताभ बच्चन जी, उसके ये पिता है। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन है। तो यह पाठ जो है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, लेखक ने अपनी पहली पत्नी जो श्यामा थी तो उसकी बीमारी के बारे में लिखा है। आप भी अपनी पुस्तक अपने पास रखना, खुली रखना, और जो मैं पढ़ती जाऊँ, समझाती जाऊँ, वो आप समझते जाना। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, दुलारने वालों में એટલે लाड़ प्यार करना। मानी कि अगर हमें थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो जाए तो हम पूरा घर माथे पर ले लेते हैं, सिर पे ले लेते हैं। वो मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम आ गया। लेकिन हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं अपनी ऐसी सामान्य बीमारी को दुलारने वालों में नहीं था, मानी उसकी गणना करने वालों में नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय मानी किसी भी प्रकार का उन्हें भय नहीं था। सामान्य सर्दी जुकाम हो तो लेखक को कोई भय नहीं था कि मुझे ये सर्दी जुकाम हो गया है। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था
कि बीमार होना अपराध है। मानिए कि जब हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो गांधी जी के मत से उसे हम अपराधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और हमारे शरीर को बीमारी लग गई। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस दर को कुछ और आगे ले गया था। तो गांधी जी ने जो बात कही थी कि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे और बीमार हो जाएंगे तो हम अपराधी बन जाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि गांधी जी की जो ये बात थे उसे मैं आगे ले गया। अपराधी को दंड लेना चाहिए। मानिए कि हमने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा तो हमें अवश्य दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मानिए कि अगर मैं बच्चन जी कहते कि अगर मैं बीमार हो जाता तो मैं लेट नहीं जाता, लेकिन आराम नहीं करता, लेकिन अपने शरीर से और काम करवाता। मुझे बड़े बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। तो बच्चन जी को कितना भी चाहे बुखार क्यों न हो, लेकिन वो जो ट्यूशन करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे रात को, तो वो ट्यूशन पर भी जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? मानिए कि जो मजदूरी करते हैं, जो अपना पेट भरते हैं, रोज की कमाई से रोज का अपना पेट भरते हैं, उसे बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। लेखक की भी आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए लेखक मानते थे कि अगर मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तो वेतन नहीं मिलेगा, पैसा घर में नहीं आएगा और मेरे घर का गुजरान नहीं चलेगा। बीमारी अमीरों की हरमजादी है, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मानी लेखक कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो चाहे बीमार पड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसों से दवा दारू लेकर वो अपने आप को ठीक कर देंगे। लेकिन हम जैसे लोग, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनके पास दवा दारू के पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए हम गरीबों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। तो लेखक थे, इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि मैं जो लिखता था उसमें यह बुखार तो मेरा सहायक और प्रोत्साहक बना रहता था, क्योंकि बुखार में तो मैं और भी अच्छा लिख पाता था। एक तरह की आग जिसे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय जलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछल करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अतबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं बीमार भी हूँ, मुझे जुकाम हो, बुखार हो, अगर लेकिन मैं चाहूँ कि मुझे लिखना है, तो ये बुखार भी मेरे लिखने के आड़े नहीं आता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हंसबाबुल और होते रहते थे। हंसबाबुल मानी कि बहुत आसानी से मैं काम कर पाता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं फट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। तो अगर कोई मेरे बदन को छू ले, शरीर को छू ले और मुझे कहे कि तुम्हें तो बुखार हो गया है, तो तुम काम क्यों करते हो, आराम करो, लेकिन मैं कहता नहीं, हाँ मुझे बुखार है, लेकिन उस बुखार में भी मैं अच्छी तरह से काम कर पाता हूँ और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिक्स वर्कस हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े लिखी थी। तो प्लूरूसी भी एक प्रकार का बुखार है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी जो ये दो रचनाएं हैं वो भी मैंने बुखार में ही लिखी थी और उस पर जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार,
तो उसे मैंने ठुकरा दिया था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बहरहाल मानी हर हद में अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। तो जब मैं जवान था तो बीमारी मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। तो कवि के जो मित्र है विश्राम तिवारी, तो विद्यार्थी मित्रों यह लाइन अंडरलाइन कर देना, मार के पीछे भूत भागे, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि यह वाक्य कौन कहता है। मार के पीछे भूत भागे मानी कि अगर किसी से काम लेना हो तो उसे डांट पाट और मार भी देना पड़ता है, तभी वो अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, मानी कि अगर बुखार हुआ हो और बुखार में भी आप काम करोगे तो आपका बुखार चला जाएगा। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। पिछले 9 महीने, 9 मानी 9 महीना, 9 महीनों से लेखक को यह बुखार था और उन्हें परेशान कर रहा था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको ले गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। तो इस बुखार में लेखक ने अपने पाठशाला स्कूल जाना तो बंद कर दिया था, लेकिन लेखक ने अपने ट्यूशन चालू रखे थे, क्योंकि ट्यूशन की आमदनी की लेखक को ज़रूरत थी। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए आमदनी तो चाहिए ही, इसलिए लेखक ने ट्यूशन जाना नहीं छोड़ा था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक जो अच्छी अच्छी किताबें, कहानियाँ, काव्य जो कुछ भी लिखते थे, उससे लेखक को उस किताब अगर बिक जाए तो लेखक को उससे अच्छी आमदनी मिलती थी। लेकिन वो जो बिक्री थी पुस्तकों की, वो किताबों की बिक्री नियमित रूप से किताब बिकती नहीं थी, लेकिन कभी कभी बिकती थी। तो नियमित नहीं थी, इसलिए आमदनी भी उन्हें नियमित नहीं मिलती थी। कर सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। तो इस बुखार के कारण लेखक ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तब और इसके कारण लेखक के सिर पर कर्ज भी बहुत बढ़ गया था। कर्ज मानी देવું, આપણે જેને ગુજરાતીમાં દેવું કહીએ તો દેવું પણ ચડી ગયું હતું। और बुखार उनका 10 दिन, महीने भर, 9 महीने तक चला। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच। तो लेखक ने ट्यूशन, इतने बुखार लेखक को रहता था कि अब वे ट्यूशन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि सुबह स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाते और शाम को तो लेखक को पूरे दिन बुखार नहीं रहता था। लेकिन जब शाम हो जाए तो उनको 101 डिग्री और 102 डिग्री बुखार चढ़ जाता था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तपेदिक, निमोनिया हो गया है, तो इस एक प्रकार का क्षय जिसे हम बोलते हैं। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। एलोपैथी मानी एक अंग्रेजी पद्धति की दवा, जो लेखक कहते थे कि मेरे बूते से बाहर है। ये दवा महंगी आती थी, तो लेखक कहते कि ये महंगी दवा मैं ले नहीं सकता था। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी है। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, तो श्यामा भी बीमार थी। तो लेखक ने एक बार बोला था कि श्यामा को जो बुखार है वो मुझे हो जाए। तो लेखक को लगा कि शायद ये बात सच हो गई है कि श्यामा अच्छी होती जा रही थी और बुखार मुझे होता जा रहा था। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है?
जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। तो लेखक सोचते थे कि मैं बीमार हूँ, इसलिए श्यामा स्वस्थ होने का नाटक कर रही है, मेरी देखभाल करने के लिए श्यामा स्वस्थ हो गई है, कहीं वो भी बुखार से ग्रस्त तो नहीं। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। तो लेखक सोचते थे कि श्यामा ने अपनी इच्छा से अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि कहीं श्यामा को भी बुखार हो जाए तो लेखक की चिंता और बढ़ जाएगी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैंने सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र मानी कभी निष्फल न जाने वाला शस्त्र। तो उसने श्यामा ने क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा? मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। तो श्यामा ने लेखक को कहा कि आप डॉक्टर मुखर्जी को बताए एलोपैथी दवा ले आए, अगर आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे तब तक मैं उपवास करूंगी, भूखी रहूंगी। उसने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, क्षय रोग। नुस्खा होने के लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। तो डॉक्टर ने दवाई की पर्ची दे दी और लेखक को कहा कि आप स्कूल जाना, ट्यूशन जाना बंद कर दे और घर में पूरी तरह आराम करे। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को लगा कि डॉक्टर ने जो मुझे दवाई की पर्ची दी है, इतनी सारी दवाएं है, तो मुझे लगा कि क्या मेरी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है।